प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज फिर आपके बीच में डेली न्यूज़ एनालिसिस को लेकर के हाजिर हैं। आप सभी का भारत और विश्व की इस करंट अफेयर की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आईआईटी मद्रास को लेकर के। आईआईटी यानी इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, और इसका एक स्टार्टअप है। वो किससे संबंधित है? वो है दोस्तों एरोस्पेस से संबंधित है। ठीक है, और इस जो स्टार्टअप है उसका जो नाम है वो नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। और इस अग्निकुल कॉस्मोस ने एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया है, एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन किया है, जिसके तहत इसने दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। और वो रॉकेट किस प्रकार का है? 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, और उस स्टार्टअप का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। और इस अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D यानी 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है? इससे संबंधित प्रश्न ये बन सकता है कि भारत की एरोस्पेस निर्माता एक कौन सी कंपनी है जिसने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला जो दुनिया का पहला रॉकेट है वो लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। और हमारी जो दूसरी खबर है वो किससे संबंधित है? वो है रुद्रम से संबंधित। किससे संबंधित है? रुद्रम से संबंधित। और ये रुद्रम जो है वो हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है ना। तो एक ऐसी मिसाइल जो कहाँ से कहाँ की तरफ मार कर रही है? हवा से सतह की ओर मार कर रही है। और ये जो रुद्रम है उसका अब तक 3 प्रकार के वर्जन आ चुके हैं, रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम सेकेंड और रुद्रम थर्ड। ठीक है, तो आज हम लोग इस रुद्रम की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान है, और उस लड़ाकू विमान का नाम क्या है? Su-30 MKI। क्या नाम है इसका? Su-30 MKI। और इस लड़ाकू विमान से रुद्रम सेकेंड जो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 300 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, तो इसको जो है वो किसके द्वारा रुद्रम का निर्माण किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ क्या है वो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो डीआरडीओ जो है भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, जिसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर जब अपन लोग देखते हैं तो ये रुद्रम क्या है? तो रुद्रम डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हवा से सतह पर हमला करने वाली और विकिरण रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला है। ठीक है, और इसका निर्माता कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। और इसमें जो है वो 3 प्रकार के वर्जन इसके आ चुके हैं, रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम सेकेंड और रुद्रम थर्ड। और रुद्रम सेकेंड जो है अभी जिसका इसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, वो मिसाइल की रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है? सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हवा से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल। तो अब ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है? ठीक है, तो उस चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो ये हाइपरसोनिक अथवा सुपरसोनिक जो है वो गति को मापने का एक माध्यम है। इसमें ये जो है ध्वनि की गति से भी ज़्यादा गति से जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है या गति करता है। तो इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो सुपरसोनिक जो होता है वो सुपरसोनिक जो है वो ध्वनि की से भी ज़्यादा गति से गमन करता है। और ये जो है इसकी जो गति होती है 1 MSCH होती है, 1 मैक होती है। जबकि उसके बाद जब आप लोग देखोगे तो हाइपरसोनिक जो है वो 5 MSCH से ज़्यादा की गति से जो है गति करता है। ये दोनों में एक अंतर होता है। तो रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम सेकेंड और रुद्रम थर्ड ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं। और ये जो मिसाइल है वो किस प्रकार की? सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों प्रकार की मिसाइल है। और इसका जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया? एक है ना, किसके द्वारा किया गया? Su-30 MKI के द्वारा। और इस मिसाइल की रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर है। अब हम लोग बात करते हैं अगली खबर की ओर। और अगली जो हमारी खबर है वो है बेलारूस से संबंधित है। बेलारूस
जो कि यूरोप का एक देश है, और इसने अपनी एक पारंपरिक हथियार संधि थी जिसको क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। और ये जो पारंपरिक हथियार संधि को निलंबित करने का कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि ये जो संधि थी वो बेलारूस में हथियारों के निर्माण अथवा हथियारों के खरीद को सीमित करती थी। तो इससे संबंधित खबर अपन लोग देखेंगे तो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं और उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, इन्होंने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को निलंबित करने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है एक्चुअल में, तो इसके तहत ये है कि ये जो संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं उनके पास मौजूद सैन्य उपकरणों की संख्या को ये संधि सीमित करती है। तो ऐसे में इन्होंने जो है वो इस समझौते से हस्ताक्षर करते और इस समझौते से वो क्या हो गए, अलग हो गए हैं। तो बेलारूस जो है उसकी राजधानी मिन्स्क है और उसके राष्ट्रपति का नाम क्या है, लुकाशेंको है। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये है कि पूर्वी यूरोप के किस भू आबद्ध देश, यानी पूर्वी यूरोप का देश है और भू आबद्ध यानी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इस देश ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर एक संधि की थी CFE, इसको निलंबित करने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। वो देश कौन सा है, बेलारूस है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या था, CFE जो है वो नवंबर 1990 में पेरिस में नाटो के 16 सदस्य देशों और 6 वार्सा संधि देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। तो नाटो के सदस्य देश 16 देश थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि वो अपने यहाँ पर जो है हथियारों के निर्माण को सीमित करेंगे। लेकिन अब जो है बेलारूस जो है वो इससे हट गया है और उसने जो है वो क्या किया है, इस संधि को निलंबित कर दिया है। अब हम अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं। अगली जो खबर है वो किससे संबंधित है, दक्षिण कोरिया का एक बैंक है जिसका नाम है शिनहान बैंक, और इस शिनहान बैंक को HDFC क्रेडिला, भारत की जो कंपनी HDFC क्रेडिला में 11% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए CCI की मंजूरी मिली। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं CCI क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। CCI क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। इसने क्या किया है, दक्षिण कोरिया स्थित एक कंपनी है शिनहान बैंक, है ना, और शिनहान बैंक जो है उसने क्या किया है, तो HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में 11% की हिस्सेदारी की है और उस 11% की हिस्सेदारी जो है उसके अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो ये शिनहान फाइनेंशियल ग्रुप का एक हिस्सा है और ये शिनहान बैंक जो है वो एक बहुराष्ट्रीय बैंक है और उसने भारत में अपना काम 1996 में शुरू किया। जबकि HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत नामित एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ इसके तहत 11% की जो हिस्सेदारी है वो किसको प्राप्त हुई, वो 11% की हिस्सेदारी प्राप्त हुई दक्षिण कोरिया के शिनहान बैंक को। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो क्या बन सकता है, किस दक्षिण कोरिया की इकाई को HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में 11% हिस्सेदारी के लिए CCI से मंजूरी मिली है ना। तो CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, और प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मिली है और वो कौन सा बैंक है, शिनहान बैंक है। ठीक है, और शिनहान बैंक कहाँ का है, कोरिया का शिनहान बैंक है, दक्षिण कोरिया का शिनहान बैंक है। अब हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं। अगली जो खबर है वो किससे संबंधित है, वो फिर आपके एक बार यूक्रेन से संबंधित है। यूक्रेन जो कि अभी वर्तमान में रूस के साथ युद्ध में जूझ रहा है, इसने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य सहायता पैकेज यूक्रेन को देने का वादा किया है और वो किसने किया है, स्वीडन ने, है ना। तो स्वीडन भी यूरोप का एक देश है और इसने यूक्रेन की सहायता करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैन्य सहायता पैकेज देने का वादा किया और अब तक कितने पैकेज दे चुका है, वो 16 पैकेज दे चुका है। ठीक है, तो स्वीडन सरकार यूक्रेन को 13 बिलियन क्रोनर, ठीक है, की सैन्य सहायता देगी, जो स्वीडन द्वारा अब तक का सबसे बड़ा सहायता पैकेज है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वीडन की राजधानी कौन सी है, स्टॉकहोम है। तो हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 1.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है, जिसमें उसने स्वनिर्मित JAS-39 ग्रिपेन जेट भेजने से इनकार भी किया है, वो देश कौन सा है, स्वीडन है। तो स्वीडन ने जो ये समझौता किया है और वादा किया है कि वो उसको सैन्य सहायता का पैकेज उपलब्ध करवाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का नाम आपने सुना ही होगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, अपन लोग थोड़ा सा उस पर भी एक बार जो है वो चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जब हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में
वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी, है ना, यानी कि यूएसए में इसका मुख्यालय है। तथा वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वर्ल्ड बैंक के, वो कौन हैं? तो अजय पाल सिंह बंगा। कौन है इसके प्रमुख? इसके प्रमुख हैं अजय पाल सिंह बंगा, ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। तो अभी जो है वो हमारे लिए वर्ल्ड बैंक से संबंधित क्या महत्वपूर्ण है? तो एक्चुअल में विश्व बैंक ने बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो शरणार्थी हैं, ठीक है, उनको और मेज़बान समुदायों के लिए $700 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है, उनको सहायता देने के लिए। कितने मिलियन डॉलर? $700 मिलियन। और आप लोग जानते ही हो रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं? वो बेसिकली म्यांमार के हैं। और म्यांमार में एक प्रांत है जिसका नाम है राखीन प्रांत, उस राखीन प्रांत है। तथा बांग्लादेश में ये चटगांव के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन उनके ऊपर जब अत्याचार बढ़े तो अत्याचार बढ़ने से फिर क्या किया? म्यांमार से, ये वैसे बेसिकली ये ज़्यादातर करके म्यांमार में निवास करते हैं, राखीन प्रांत में। तो वहाँ पर जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़े तो अत्याचार के बढ़ने से वो वहाँ से जाने के लिए मजबूर हुए और उनके आसपास के पड़ोस जैसे भारत है, बांग्लादेश है, वहाँ पर वो जा कर के शरणार्थियों की तरह रहने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे इन शरणार्थियों के लिए वर्ल्ड बैंक ने $700 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है। कितने की मंजूरी प्रदान की है? $700 मिलियन की। ठीक है, तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश में मेजबान समुदायों और विस्थापित रोहिंग्या आबादी के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और आपदा और सामाजिक लचीलापन बनाने के लिए कुल $700 मिलियन अमेरिकी की 2 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना, वो वहाँ की प्रधानमंत्री है। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकता है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों और मेज़बान समुदायों के लिए कितने फंड को मंजूरी दी है? तो कितने फंड को मंजूरी दी है? $700 मिलियन के फंड को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि वो जो इन शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सकें। अब फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली जो खबर है वो फिर आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेमा नियमों के उल्लंघन के लिए एचएसबीसी पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कितने का जुर्माना लगाया है? 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कौन से नियमों के उल्लंघन के तहत? फेमा नियमों के उल्लंघन के तहत। अब ये फेमा क्या है ना? तो फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये एक्ट कब आया था? 1999 में। ठीक है, तो इस एक्ट के अगर अपन लोग देखें तो ये क्या है एक्चुअल में? तो फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा, उसका मैनेजमेंट करना यानी उसको प्रबंधन करने का एक अधिनियम जो है वो भारत सरकार लाई थी। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, इस फेमा के उल्लंघन करने के कारण हमने जो है विदेशी ऋणदाता एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? एचएसबीसी। उस एचएसबीसी पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। किसने लगाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर जो है वो कितने का जुर्माना लगाया? 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित जब अपन लोग देखते हैं तो एक्चुअल में फेमा क्या है ना। तो फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 संसद के एक अधिनियम द्वारा लाया हुआ है। और ये अधिनियम किसके तहत लाया गया है? ये अधिनियम विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अनुरूप है। ठीक है, यानी विश्व व्यापार संगठन जो है WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो नियम और शर्तें लागू की है उसके अकॉर्डिंग भारत सरकार ने जो है विदेशी मुद्रा के प्रबंधन करने के लिए तथा विदेशी मुद्रा को जो सुरक्षित करने के लिए एक अधिनियम लाया जिसको अपन लोग फेमा कहते हैं, जो संसद के एक अधिनियम द्वारा लागू हुआ। और इस अधिनियम का जब उल्लंघन किया गया तो एचएसबीसी जो है उसको जुर्माना लगाया है। और कितना जुर्माना लगाया? 36.38 लाख रुपए। तो ये एचएसबीसी जो है वो एक्चुअल में क्या है? तो एचएसबीसी जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो है वो हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एच यानी हो जाएगा हांगकांग, एस यानी क्या हो जाएगा? शंघाई, और बी यानी बैंकिंग, सी यानी कॉरपोरेशन। तो हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रश्न क्या आ सकता है? हाल ही में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा
प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन के लिए HSBC यानी हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन पर कितना जुर्माना लगाया है? तो 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक और जो है वो महत्वपूर्ण खबर है और वो IT मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के द्वारा है। तो IT मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई माइग्रेंट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब ये ई माइग्रेंट पोर्टल किससे संबंधित होता है? तो ये जो पोर्टल है, ये जो सेवाएं हैं वो माइग्रेंट लोगों के लिए, यानी जो प्रवासी हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं, है ना, प्रवास के लिए कहीं और जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसको लेकर के और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, किसके माध्यम से? CSC के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। तो ये कौन से श्रमिक होते हैं? ब्लू कॉलर श्रमिक होते हैं, नीली जर्सी श्रमिक जिसको कहते हैं। तो ब्लू कॉलर श्रमिक कौन होते हैं? ऐसे लोग जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं। तो उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से ई माइग्रेंट सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है। किसने की है? केंद्र सरकार ने की। और केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय है? IT डिपार्टमेंट एक तो, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, और दूसरा कौन सा मंत्रालय होगा? विदेश मंत्रालय, क्योंकि विदेशों में जो प्रवासी है उनके लिए काम करता है। इन दोनों ने मिल करके और फिर एक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई माइग्रेंट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है प्रश्न क्या बन सकता है? तो इसमें प्रश्न ये, केंद्र ने जमीनी स्तर पर ब्लू कॉलर श्रमिक यानी ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो जब प्रवास करने के लिए किसी देश में जाते हैं तो उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की। और वो सेवाएं कौन सी है? ई माइग्रेंट सेवाएं। कौन सा पोर्टल है? ई माइग्रेंट पोर्टल के माध्यम से उनकी सहायता करने की घोषणा की है। अब फिर हम लोग जब नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर कोलंबिया प्रक्रिया है ना। तो कोलंबो प्रक्रिया क्या है? तो एक्चुअल में अभी हम लोगों के लिए इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि 2024 से 2026 इन 2 सालों में भारत ने जो है वो कोलंबिया प्रक्रिया में अध्यक्षता संभाली है। यानी वर्तमान में कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन सा देश है? भारत है। अब ये कोलंबो प्रक्रिया क्या है वो अपन लोग देखते हैं। ठीक है, तो कोलंबो प्रक्रिया जो है वो भारत के आसपास के जो देश यानी दक्षिण एशिया के देश और दक्षिण पूर्व एशिया के देश, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो प्रवासी लोग हैं, है ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने के लिए जाते हैं, जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के जो श्रमिक लोग हैं वहाँ के, तो उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उनके रोजगार को लेकर के तथा उनका जो है आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो है वो एक मंच के रूप में कार्य करता है। और उस मंच को अपन लोग क्या कहते हैं? कोलंबो प्रक्रिया कहते हैं। तो कोलंबो प्रक्रिया क्या है? एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 12 सदस्य देश हैं और ये जो है विदेशों में रोजगार और श्रम के प्रबंधन पर एक दूसरे के साथ में परामर्श करते हैं। ठीक है, तो इस परामर्श के लिए जो है वो वर्तमान में इसकी अध्यक्षता किसको मिली है? भारत को मिली। और भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि इन लोगों को, प्रवासियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना। यानी एक तो प्रवास हो, सुरक्षित हो, दूसरा व्यवस्थित हो, उनकी व्यवस्था की जाए, तीसरा कानूनन रूप से वो सही हो, ऐसे नहीं गैर कानूनी तरीके से वो जो है वो प्रवास करें। और भारत इस चीज़ को चाहता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न क्या आ जाएगा? किस देश ने 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली? जो इसकी शुरुआत के बाद पहली बार अध्यक्ष बना है वो देश कौन सा है? भारत। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो आपको ये यहाँ पर चित्र दिख रहा है, ये कौन है? इनका नाम है शरद सिन्हा। और शरद सिन्हा जो है वो भारतीय एयरटेल का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो उस भारतीय एयरटेल का एक उपक्रम है एयरटेल बिजनेस, उस एयरटेल बिजनेस के CEO इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है भारतीय एयरटेल। उस भारतीय एयरटेल के जो अध्यक्ष है वो कौन है? सुनील मित्तल है। और इन्होंने भारतीय एयरटेल कंपनी जो है इसने क्या किया है? इसने एयरटेल बिजनेस, है ना, उसका जो एक उपक्रम है उसके CEO के रूप में शरद सिन्हा की नियुक्ति की है और शरद सिन्हा इस पद पर नियुक्त हुए हैं। तो दूरसंचार सेवा प्रदाता भारतीय एयरटेल ने 3 जून से प्रभावी एयरटेल बिजनेस के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? शरद सिन्हा को नियुक्त किया है। इस प्रकार से ये था आप लोगों के लिए आज का इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको
यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी मदद कर रही होगी। आप जो है अपने विचार हमें प्रेषित कर सकते हैं और आप जो है वो निरंतर अपना फीडबैक देते रहें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।